ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चलिए सीधे आपको मुरादाबाद लिए चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी के दीक्षांत समारोह में शिरकत करने के बाद अब कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। हर नागरिक को जोड़ने का प्रयास हो रहा है। ये काम 2017 के पहले भी प्रदेश में किए जा सकते थे, लेकिन पहले की सरकारें जनता के प्रति संवेदनशील नहीं थी। उनको तो समाज को बांटने से ही फुर्सत नहीं था और उनकी विभाजन की प्रवृत्ति अभी भी नहीं गई है। कल मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य सुन रहा था। वह देश तोड़क जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता और अखंडता के आधार हैं, उसके शिल्पी हैं और वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन आजाद भारत को एक भारत के रूप में रखने, अखंड भारत के रूप में वर्तमान भारत को रखने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, जो पूरा देश लौह पुरुष के रूप में मानता है। लेकिन कल उनका वह विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई, जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमामंडित करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है भारत की जनता ये विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता तो हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। ये तालिबानी मानसिकता है जो हमेशा तोड़ने में विश्वास करता है। पहले सामाजिक तालिबानों को जाति के नाम पर और तमाम अन्य वादों के आधार पर तोड़ने की प्रवृत्ति, और जब अपने मंसूबों पर सफल नहीं हो रहे हैं तो अब महापुरुषों पर लांछन लगा करके पूरे के पूरे समाज को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है। इस दुष्प्रवृत्ति को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है और पूरे समाज को और पूरे प्रदेश को इसकी निंदा करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने इस कृत्य के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि भारत की अखंडता के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह अपमान देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता। उनका ये वक्तव्य इसलिए आया है क्योंकि विभाजन की उनकी प्रवृत्ति हमेशा रही है। वे चाहते ही नहीं थे किसी गरीब को मकान मिले, किसी गरीब को शौचालय मिले, किसी गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन मिले, किसी गरीब को बिजली का कनेक्शन मिले, किसी गरीब को 5 लाख रुपए की सहायता स्वास्थ्य के लिए बीमा कवर मिले। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा कोरोना काल के दौरान ये सभी नेता कोरोना के दौरान सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, ये सभी लोग कोरोना के दौरान होम आइसोलेशन में थे, घर से बाहर नहीं निकले थे। गरीब जनता के पास जाने की बात तो दूर, अपने स्वयं के पदाधिकारियों के घर में भी नहीं गए। और जब उनके नेता स्वयं होम आइसोलेशन में थे तो उनके पदाधिकारी और उनके कार्यकर्ता भी होम आइसोलेशन में पड़े हुए थे। भाइयों बहनों, ये होम आइसोलेशन में पड़े हुए इन राजनीतिक दलों के नेताओं को चुनाव के दौरान भी होम आइसोलेशन में जरूर भेजना, क्योंकि जो आपकी संवेदना के साथ खड़े नहीं हो सकते, आपके सुख में आपके साथ आपको बधाई नहीं दे सकते और आपके दुख के साथ आपके साथ अपनी संवेदना नहीं जोड़ सकते, तो फिर वे इसी प्रकार से गरीब को, वंचित को, दलित को, अति पिछड़े को, समाज के उस हर एक तबके को, वो किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब का क्यों न
हो, उसकी पीड़ा के साथ कभी खड़े नहीं हो सकते, और ये होंगे भी कैसे? क्योंकि इनकी प्रवृत्ति तो हमेशा गरीबों की संपत्ति को और व्यापारियों की संपत्ति को हड़पने की रही है। इनको पीड़ा इस बात के लिए नहीं होती थी कि किसी गरीब की संपत्ति को कोई माफिया कैसे हड़प रहा है। इनको पीड़ा तब होती है जब प्रदेश सरकार किसी माफिया के द्वारा हड़पी गई जमीन पर बुलडोजर चलाने का कार्य करती है, तब इन नेताओं को बुरा लगता है। लेकिन भाइयों बहनों, 2017 के बाद प्रदेश सरकार ने अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्य करना प्रारंभ किया। एक तरफ अपराधियों के साथ सख्ती के साथ निपटने का कार्य, प्रदेश में कानून व्यवस्था की सुदृढ़ स्थिति, सुरक्षा सबको, आस्था का सम्मान सबका, लेकिन शासन की योजनाओं का लाभ भी सबको, लेकिन कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं। और शासन की इस व्यवस्था का परिणाम है उत्तर प्रदेश तेजी के साथ हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मुरादाबाद इस मामले में अनेक किस्से मायने रखता है। मुझे याद है जब जफर इस्लाम को हम लोगों ने राज्यसभा में भेजा, वे यहां पर आए, यहां के तमाम एक्सपोर्टर से जब उन्होंने बातचीत की, यहां के प्रशासन ने, यहां के जनप्रतिनिधियों ने जब इसमें रुचि ली, आज परिणाम है मुरादाबाद एक्सपोर्ट का एक हब बना है। यहां का प्राइस आइटम आज देश और दुनिया के अंदर उसकी एक नई पहचान है। लोग आज मुरादाबाद को छोटी छोटी बातों में तनाव होने वाले जनपद के रूप में नहीं, बल्कि अब जनपद मुरादाबाद एक प्रगतिशील जनपद बनने की ओर अग्रसर है, जो विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके हर एक नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाने की पूरी बड़ी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। भाइयों बहनों, हमें विकास को एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में जनता के सामने प्रस्तुत करना होगा, और जनता को भी यह मानना पड़ेगा कि विकास से ही उनके जीवन में परिवर्तन आने वाला है। ये विभाजन की रेखाएं खींचने वाले लोग आपका कल्याण नहीं कर पाएंगे। अपने परिवार के हितों के लिए सब कुछ करने वाले, प्रदेश के संसाधनों में लूट मचाने वाले लोग प्रदेश का हित नहीं कर पाएंगे, जनता जनार्दन के का हित नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए आज जब मैं यहां पर आया था प्रातःकालीन सत्र में, आपने देखा होगा 72 पुलिस अधिकारियों का सफल प्रशिक्षण के बाद हम लोगों ने उन्हें डिप्टी एसपी के रूप में नियुक्ति अभी दी है। थोड़ी देर पहले उनको नियुक्ति भी प्रदान कर दी गई है। ये 72 पुलिस अधिकारी उत्तर प्रदेश पुलिस में जाकर के अलग अलग स्थानों पर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था और सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण बनाने में अपना योगदान देंगे। तो दूसरे कार्यक्रम में मुझे आना पड़ा है। दीपावली के ठीक पहले इतने बड़े पैमाने पर यहां पर आवास योजना का लाभ उपलब्ध करवाने का एक कार्यक्रम अत्यंत अभिनंदनीय कार्यक्रम है, और मैं इसके लिए आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, आप अनुमान कर सकते हैं 43 लाख परिवारों को आवास पहले भी मिल सकता था, पिछली सरकारों ने नहीं दिया, लेकिन हमें जैसे ही मिला। आखिर ये 43 लाख आवास प्रदेश के अंदर किसी न किसी गरीब को, किसी न किसी वंचित को तो मिले होंगे।